यह वीडियो क्लास 9th के लिए है और यह क्लास 9th के भौतिकी के चैप्टर 6 ध्वनि यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग साउंड से या फिर साउंड कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसका बुक रीडिंग यानी बुक्स को जब हम लोग इसको बुक्स को पढ़ेंगे तभी इसका क्वेश्चन आंसर जो है बन पाएगा, अन्यथा क्वेश्चन आंसर सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है। बुक्स को और बुक्स में जो कंसेप्ट है उसको समझने के बाद ही उसका क्वेश्चन आंसर बनाना और याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए बिना किसी बात किए अपने बुक्स पर ध्यान देते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने कान से जो कुछ सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। कॉन्सेप्ट से समझिए, हम आप लोग को अच्छी तरीके से समझाते रहेंगे। ठीक है, देखिए अपने कान से जो भी कुछ हम लोग सुनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ध्वनि कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे कि देखिए लोगों का बोलना, बोलते हुए या फिर चिल्लाते हुए। ठीक है, बच्चों को रोना, हंसते सुनते हैं। ठीक है, सड़कों पर चलते वाहनों के भोंपू, ट्रकों, बसों आदि की घरघराहट की ध्वनियाँ सुनते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि चिड़िया का कलरव, मेंढक का टटराना आदि सुनते हैं, और यहाँ तक हवा के पेड़ों की पत्तियाँ का सरसराहट। ठीक है, इतना हम लोग सुनते हैं। लेकिन ये सब क्या है, तो ये सब ध्वनि है। ठीक है, मच्छरों और मक्खियों की भनभनाहट भी सुनते हैं। ये सब किसके कैटेगरी में आता है, तो ध्वनि के कैटेगरी में। ठीक है, और आगे देखिए ये सभी ध्वनियाँ उत्पन्न कैसे होती है, ये ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, और ध्वनियों हमें कैसे सुनाई देती है, किस प्रकार हमको सुनाई पड़ती है, क्या ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इत्यादि। इस अध्याय में हम ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम ध्वनि की उत्पत्ति पढ़ेंगे, यानी ध्वनि कैसे पैदा होता है और इसका कारण क्या है और इसका माध्यम क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्वनि कई विधियों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि ताली बजाकर, ठीक है, बोलकर, टेबल को ठोककर इत्यादि। इस प्रकार हम ध्वनि को जो है इतना कार्य करने के बाद ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, परंतु ध्वनि जब तक उत्पन्न नहीं हो सकती, जब तक उसमें उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक किसी वस्तु में कंपन नहीं हो। ठीक है, कंपन का मतलब होता है हिलना। ठीक है, जब किसी वस्तु जब तक नहीं हिलेगा तो उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे होना। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसे कांपने का अनुभव होता है। ये तो बहुत साधारण एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप साइकिल को छूकर, घंटी को छूकर बजाएंगे तो वह घंटी नहीं बजेगा, क्योंकि उसमें थरथराहट ही नहीं होती है। देखिए जब कंपन बंद हो जाता है तब ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। इससे पता चलता है कि जब कोई वस्तु कंपित होती है तब उसमें जो ध्वनि उसके कंपन से ही उत्पन्न होती है। आगे की ओर देखिए, कंपन नहीं होने पर ध्वनियाँ उत्पन्न नहीं होती है। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा यह साफ साफ पता चलता है कि कंपन से ही ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो इस प्रयोग को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार यह उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर एक गिलास को टेबल पर रखकर उसे उंगली से ठोकर मारने पर गिलास से ध्वनियाँ निकलती है। अब यदि गिलास के किनारे की उंगली से छुआ जाए तो गिलास की दीवार का कंपन स्पष्ट रूप से अनुभव होता है, परंतु छूने से ध्वनियाँ निकलनी बंद हो जाती है। ठीक है, ध्वनि बंद हो जाने पर गिलास को पुनः छूने पर इसके कंपन का बोध नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि वहाँ पर
बंद हो जाता है। अब यदि गिलास में थोड़ा जल ढालकर इसके किनारों पर उंगली में हल्का चोट, देखिए यहाँ पर हल्का चोट, तो जल का कंपन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको ही यहाँ से ठोकर मारता था हाथ में, तो इसमें जो हल्का सा पानी का जो है कंपन होने लगता था। ज्यों ज्यों जल का कंपन कम होता त्यों तो ध्वनि भी जो है कम होते जाता। ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण और दूसरा और तीसरा है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है, और ये सब उदाहरण बहुत समय लगता है इसमें। हम मेन पॉइंट की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग देखिए। अगला है आपका, अब यदि एक हल्के गोले, यहाँ पर से देखिए, अब यदि हल्के गोले जैसे टेबल की प्लास्टिक को खोलती है तो धागे से लटका कर उसे जो है संपर्क में कंपन करता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। और इसके बाद देखिए, इस प्रकार दिए गए प्रयोगों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ध्वनि की प्रत्येक स्रोत कंपन वस्तु ही होती है। यानी कंपन के बिना, यानी इसके बिना जो है ये ध्वनि कहाँ है, ध्वनि आपका जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि की प्रकृति क्या है, माध्यम क्या है, आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे। तो देखिए ध्वनि की प्रकृति के बारे में, यहाँ से देखिए आप लोग, ध्वनि क्या है। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए यह जो ध्वनि है ना, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से संवेदना होती है। यानी ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला संवेदना और दूसरा है वायु विक्षोभ। पहला संवेदना और दूसरा आपका हो गया वायु विक्षोभ। ठीक है, देखिए अगला, जब हम कहते हैं कि ध्वनि सुनते हैं तो हम संवेदना का उल्लेख करते हैं, किंतु जब हम कहते हैं कि गैस की अपेक्षा ठोस में ध्वनि तेज चलता है तो हम वायु विक्षोभ का जिक्र करते हैं जो उपयुक्त संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए अब देखते हैं ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। यानी ध्वनि के लिए, सुनने के लिए जो है कुछ माध्यम का आवश्यकता होता है, तो उसका हम बात करेंगे। देखिए, ध्वनि के संचरण के लिए अर्थात ध्वनि के स्रोत से किसी दूसरे स्थान तक, ठीक है, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी वह जा पाती है। ठीक है, ध्वनि स्रोत से निकलकर हमारे कान तक इसलिए पहुंच जाती है कि बीच में हवा का माध्यम है। हवा क्या है, एक माध्यम है जो ध्वनि को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यदि बीच में हवा नहीं होती तो कान तक आवाज नहीं पड़ती है, और इस हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। ये आपका प्रयोग होगा। प्रयोग देखिए, एक बेल जार को एक चमकती रख दिया जाए तो बेल जार के ऊपरी भाग में, यानी ये प्रयोग है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसका मेन पॉइंट्स जो जितना है इम्पोर्टेंट है उसी को बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम के आवश्यक होना जो है आवश्यक है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य एवं अनुपस्थ तरंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य एवं अनुपस्थ तरंग। चलिए देखते हैं, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में जब प्रकाश का संचरण होता है तब माध्यम के कण तरंग की दिशा में स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि बाह्य स्थिति के परितः सरल आवर्त में कंपन करते हैं। ठीक है, और यदि तरंग के क्रम में माध्यम के वे कण जो है, कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है तो वैसी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कही जाती है। और यह गैस या हवा में ध्वनि तरंग, जैसे गैस या हवा में ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है
समांतर में जाता है, ठीक है। और चलिए अगला अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में बात कर लेते हैं। और उसके बाद यदि कणों के कंपन का तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। हम लोग पढ़े थे अनुदैर्घ्य का तरंग के समांतर दिशा में जाए, लेकिन इसमें जो है लंबवत यानी लंबा यानी 90 डिग्री का कोण जिसमें बनेगा, ठीक है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे पत्थर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, पत्थर जो है पानी की सतह पर जो उत्पन्न तरंग करता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग और प्रकाश तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग गति के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग। चलिए इस प्रयोग को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। एक सर्पिल कमानी को किसी टेबल पर रखकर इसके सिरे बी को दीवार में लगी कील से जकड़कर दूसरे सिरे ए को हाथ से लंबाई की दिशा में दबाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। दबाने से बाएं सिरे के पास कमानी से फेरे जो है एक दूसरे के निकट होते जाएंगे और इस सिकड़े हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। संपीड़न कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है। दाब हटाते ही दबे हुए भाग जो है कमानी लचीलेपन के कारण अपने पुरानी स्थिति में आना चाहेंगे, जिसके कारण कमानी की लंबाई की दिशा में आगे के कुछ फेरे को दबाएं और इस प्रकार संपीड़न यानी सी दाईं और निश्चित चाल से बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखिए इसको दबाते हैं, इसको दबाते हुए जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके यहाँ तक सटता है, क्योंकि इसको जब हम घुराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ही ना सटेगा, उसके बाद धीरे 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 यहाँ तक जाकर रुक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ से आप लोग का होगा, देखिए अगला अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे गति संपीड़न और विरलन के रूप में पैदा होती है और यह एक संपीड़न एक विरलन द्वारा एक तरंग की रचना होती है। अब हम लोग अनुप्रस्थ, पहले हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण पढ़े थे, अब लोग अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण पढ़ेंगे। 3-4 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे दीवार में लगे हुए हुक से बांध दिया जाता है। डोरी को ढीला रखकर इसके दूसरे सिरे को लंबाई की लंबवत दिशा में तेजी से दोलित किया जाता है, ठीक है। देखा जाता है कि डोरी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक विक्षोभ आगे बढ़ता है। डोरी के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, वे केवल तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। अतः अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा लंबवत गति करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे में इसका क्वेश्चन भी हो सकता है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। देखिए यह ध्यान देने योग्य है कि इन तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक की आवश्यकता होती है, अतः इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार के तरंग को यांत्रिक तरंगे कहते हैं, तो आप लोग फट से जवाब दीजिएगा अनुप्रस्थ तरंग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि तरंगे सुपरिचित तरंगे, क्योंकि बहुत हमें इन्हें जीवन में देखते हैं, इन्हें सामान्य उदाहरण है जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, ध्वनि तरंगे, तनी हुई डोरी पर उत्पन्न तरंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यह पार्ट 1 वीडियो था। इसी तरह के पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 यानी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि यह वीडियो लंबा होने जा रहा है, ठीक है।